हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 टॉपिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मीनिंग समझाऊंगी। उनमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड्स के ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं और अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितनी तरह का होता है। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह का होता है। एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है सैप्रो, नंबर 1 होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप है। इसमें क्या आता है, ऐसे एनिमल्स जो डिपेंड होते हैं डेड और डिकेइंग एनिमल्स या डेड और डिकेइंग मैटर पर, जैसे फंगस हो गया, ठीक है, वो डेड और डिकेइंग मैटर को ही खाते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, वो किस तरह का न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, सैप्रोफाइटिक। सेकेंड होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जैसे कि आपने सुना होगा लीस या लीचीज़, जो कि दूसरों की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और उनके ब्लड को सक करते हैं विदाउट किलिंग द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि लाइस होती हैं, दे लिव इन द हेयर ऑफ other organism, they suck the blood from there and they derive the nutrition from there only. They are called this is called parasitic nutrition. Sorry for that. नेक्स्ट वन होता है होलजोनिक। ठीक है, होलजोनिक न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं, ये क्या है, होलजोनिक न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और सभी एक्टिविटीज़ अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें जो फूड है वो ऑब्टेन करते हैं वो प्लांट्स या एनिमल से, और उनको अलग अलग जो उनके न्यूट्रिशन को है अलग अलग पार्ट्स के द्वारा ड्राइव किया जाता है, उनको हम बोलते हैं होलजोनिक। इनमें आते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल ही है, तो ह्यूमंस आते हैं इसमें। ठीक है, अब हम लाइन रीड करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को अडेप्टेड होता है। जैसे पेंगुइन्स के हैं, स्नो में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, प्लेन्स में रहने के अडेप्टेड होते हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल। तो किस तरह का न्यूट्रिशन किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म को मिलेगा, किस पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का खाना मिल रहा है और किसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म ने उसको कैसे ऑब्टेन की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, क्या जो फूड सोर्स, यहाँ फूड सोर्स मीन्स जहाँ से उसको खाना मिला है, क्या वो स्टेशनरी है, जैसे कि ग्रास है, प्लांट्स हैं, एक ही जगह पर रुके रहते हैं, और मोबाइल, या फिर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे कि डियर, डॉग्स, ये सब क्या है, मोबाइल हैं। would allow for difference in how the food is assessed and what is a nutritive apparatus used by cow and lion। तो यही चीज़ें क्या हैं, उनमें उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू में डिफरेंस लेकर आती हैं। There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism। इसकी एक लंबी रेंज है स्ट्रेटजीज़ की, जैसे कि फूड जिस वे से फूड को लिया जाएगा और यूज़ किया जाएगा। लेट्स रीड दैट।
सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। क्या एग्जाम्पल्स हैं, फंजाई, फंगी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम। ये क्या, जैसे आपने देखा कभी ब्रेड के ऊपर फंगस लगी होती है, तो इनका क्या काम है, ये फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेंगे, फिर उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। Examples are fungi like bread molds, yeast and mushroom. Others take in whole material and break it down inside their bodies. और बाकी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पूरा पहले खाने को खाते हैं, अंदर लेते हैं और फिर बॉडी के अंदर उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में ऐसा ही होता है, हम लोग पहले खाना खाते हैं, फिर खाने का अंदर को उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिससे ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रेस्पिरेशन होती है। वट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। और क्या क्या वो खा सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, उनके बॉडी डिज़ाइन और फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं बिना उन्हें मारे हुए। जैसे हमने अभी एग्जांपल ली लाइस की, दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे जस्ट सक द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड दे डू नॉट किल द ऑर्गेनिज्म ऑन विच दे आर लिविंग। This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Custa, amarbel, ticks, lice, लीचीज़ एंड टेपवर्म्स। तो इस तरह की न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी बहुत सारे एनिमल्स यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, जिनके नेम दिए हैं कक्स्टा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, टिक्स, लाइस, लीचीज़। ये आपने लर्न कर लेना है, इट कैन बी इन द MCQs और 1 मार्क क्वेश्चंस कि कौन से पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है जो who live on the body of other organism and they derive nutrition from them without killing them or without harming them. Their names are Custa, Amarbel, ticks, leeches and tapeworm. ठीक है, तो हिटोट्रॉफिक में हमने पढ़ा सेप्रोफाइटिक होते हैं जो दूसरों जो डेड और डिकेइंग मैटर पर रहते हैं, पैरासाइटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, होलजोनिक जो ह्यूमन बींग्स हैं जिनमें सभी एक्टिविटीज़ अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट दिस इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। सिंस द फूड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पढ़ा कि जिस वे से वो खाना ड्राइव करते हैं वो अलग अलग वेज हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलजोनिक के सब अलग अलग तरीके से खाने को ले रहे हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस बट एज अ क्या होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, जो एंटायर सरफेस होता है ना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, जैसे ईस्ट हो गया, जैसे ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनकी पूरी बॉडी क्या है, पूरे जो आउटर एनवायरनमेंट होता है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, इसके पूरे कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फूड जो उनकी पूरी बॉडी है वो उसे फूड को अंदर ले लेती है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो डिफरेंट पार्ट्स को स्पेशलाइज किया जाता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मीन्स हर ऑर्गन को अलग अलग फंक्शन दे दिया जाता है। जैसे हार्ट को क्या फंक्शन दिया है, ब्लड को पंप करना, लीवर को एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऐसे। अभी हम बात करें सिंगल सेल्ड की। फॉर एग्जांपल अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। अभी मैं आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगी, फिर इसका डायग्राम समझाऊंगी। अमीबा क्या करता है, फूड को ले लेता है अंदर यूजिंग अपने टेम्परेरी फिंगर लाइक का एक्सटेंशन, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं या फॉल्स फीड बोलते हैं। जब उसको वो हर टाइम नहीं रहते, जब उसकी नीड होती है तभी वो उनको अपनी शेप को चेंज करके उनको फीड की तरह बना लेता है और अपने खाने को अपने अंदर ले लेता है। Inside the
विच फ्यूज़ ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। वो क्या करता है, अपने फॉल्स फीड को उस खाने के ऊपर ले जाता है, उसको अंदर अपनी बॉडी के कर लेगा। इनसाइड द फूड वैक्यूल complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm। वो क्या करेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा। एक फूड वैक्यूल क्या होता है, एक बैग को हम वैक्यूल बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो एक फूड का एक बैग सा बन जाएगा, वैक्यूल बन जाएगा। वो वैक्यूल के अंदर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा सिंपलर वंस में, और फिर जो डिफ्यूज़ हो जाएंगे किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो अभी हमें यहाँ क्या पता चला कि अमीबा का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू अमीबा में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस डिफ्यूज ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कहाँ पर होते हैं, वेयर ही परफॉर्म्स दिस, इट इज़ परफॉर्म्स इन द फूड वैक्यूल, और फिर ये डिफ्यूज़ होता है साइटोप्लाज्म में। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो उसको बाहर फेंक दिया जाता है। इन पैरामीशियम विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज़ टेकन इनटू अ स्पेसिफिक स्पॉट। अभी हमने पढ़ा कि अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, तो बट पैरामीशियम की एक डेफिनेट शेप होती है। अगर आपसे पूछा जाए नेम एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ अ डेफिनेट शेप, दैट इज़ पैरामीशियम। ठीक है, और उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल की एक डेफिनेट शेप है। फूड को एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लेके जाया जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स जब खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। फूड को अगर अब मूव भी तो करवाना है, तो मूवमेंट कैसे होती है उस स्पेसिफिक स्पॉट तक, थ्रू अ सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। हेयर सीलिया जैसे हमने पढ़ा था टिश्यूज़ में ऐसे हेयर्स बने होते हैं, टिश्यूज़ में पढ़ा था। तो यहाँ से ऐसे खाना जब आएगा तो ये इधर उधर मूव करते हैं, तो जिससे खाना आगे शिफ्ट हो जाता है उस स्पेसिफिक स्पॉट में। नाउ वी स्टडी दिस डायग्राम। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस या अमीबा की डायग्राम है। सबसे पहले लिखा है न्यूक्लियस, अमीबा में न्यूक्लियस है, और यहाँ क्या है, उसको दिख रहा है कि फूड पार्टिकल। अब अमीबा ने इस फूड पार्टिकल को क्या करना है, कैप्चर करना है। तो वह क्या कर रहेगा, अपना सूडोपोडिया अपने फॉल्स फीड बनाएगा और उसको अंदर ले जाने की ट्राई करेगा, लेकर आएगा। अब क्या है, उस फूड पार्टिकल को फॉल्स फीड उसने बंद कर लिया। अब एक फूड वैक्यूल बन गया, और उस फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड पार्टिकल है। अब ये फूड वैक्यूल में ये फूड पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाएगा और डिफ्यूज़ हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, इसको रीड करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, द एलिमेंट्री कनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पर्पज़ कि जो एलिमेंट्री कनाल है एक लंबी ट्यूब होती है, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होती है, माउथ टू एनस, इतनी लंबी होती है ये। तो इसका भी क्वेश्चन रेज हो सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक होती है, माउथ टू एनस। इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और जब माउथ टू एनस तक आते हैं उसमें के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स आते हैं, लीवर आता है, स्टमक आता है, लंग्स आते हैं, तो कितने सारे आते हैं। तो हर एक को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया गया है। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी पहले एक्टिविटी समझा देती हूँ मैं आपको, तो साथ साथ में एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो आपको भी ईजी रहेगा। एक्टिविटी 6.3 क्या कह रहे हैं, टेक 1 ml स्टार्च सोल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और उनमें स्टार्च का सोल्यूशन लेना है और 1% स्टार्च सोल्यूशन लेना है, दोनों में लेना है। ऐड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब फॉर 20-30 मिनट्स। 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सलाइवा डालेंगे, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर हमने सलाइवा डाला है, दूसरे में हमने सलाइवा नहीं डाला है। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू टेस्ट ट्यूब्स। दोनों में आयोडीन सोल्यूशन डाला, इसमें भी डाला और इसमें भी डाला, दूसरे वाले में सलाइवा नहीं है। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्टार्च। अब क्या
नहीं सॉरी, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। वो कह रहे हैं कि दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में सलाइवा और आयोडीन सोल्यूशन है, दूसरे में सिर्फ आयोडीन सोल्यूशन है। तो किस टेस्ट ट्यूब में आप कलर चेंज ऑब्जर्व करोगे। पहले तो मैं आपको बता दूं आयोडीन का क्या फंक्शन होता है। ये स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लूइश ब्लैक कलर दे देता है। तो आयोडीन से हम पता लगा सकते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, स्टार्च कहीं किसी चीज़ में स्टार्च है या नहीं। अब यहाँ क्या होगा, स्टार्च और आयोडीन, एक में सिर्फ स्टार्च और सलाइवा, एक में सिर्फ आयोडीन और सलाइवा, एक में सिर्फ आयोडीन सोल्यूशन है। तो बोल रहे हैं इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। कौन सी टेस्ट ट्यूब में आप कलर चेंज ऑब्जर्व करते हो, इस वाली में करते हो या इस वाली में करते हो, 2 वाली में करते हो। तो किस में क्या होगा कलर चेंज, तो जो जिस टेस्ट ट्यूब में सलाइवा नहीं होगा, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जिस टेस्ट ट्यूब में सलाइवा नहीं होगा इसमें कलर चेंज हो जाएगा। यस, इसमें कलर चेंज होगा और इसमें कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टार्च जो होता है, स्टार्च का क्या क्या फंक्शन होता है, स्टार्च क्या करते हैं, सलाइवा क्या करता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। सलाइवा डिग्रेड्स स्टार्च इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, ठीक है, वो तोड़ देता है, जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है ना उसको सलाइवा तोड़ देगा। तो क्या करेगा, इससे क्या होगा, जो स्टार्च है वो इनएक्टिव हो जाएगा, उसमें इतना दम भी नहीं रहेगा कि वो रिएक्ट कर सके विद आयोडीन सोल्यूशन। और अगर रिएक्ट ही नहीं करेगा तो आयोडीन सोल्यूशन का कलर भी नहीं चेंज होगा वहाँ पे। इसलिए वहाँ पता चल जाएगा कि जो सलाइवा ने किया है उसको डिग्रेड कर दिया है स्टार्च को। नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च। इसमें यही पता चला कि सलाइवा ने तो डिग्रेड कर दिया स्टार्च को, दूसरी टेस्ट ट्यूब में है अभी स्टार्च अवेलेबल है। इन द व्हाट डज दिस टेल अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। ये क्या बताता है कि सलाइवा ने डिग्रेड कर दिया स्टार्च को, उसको तोड़ दिया बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे वो इनएक्टिव हो गया है। Now we eat various types of foods which has to pass through the same digestive tract। हम कहते हैं हमने बहुत दिन, एक दिन में हम कितनी तरह का खाना खाते हैं जिन्होंने सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रास्ते से होकर जाना होता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। फूड क्या होता है, इसको फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द सेम टेक्सचर। फूड को प्रोसेस किया जाता है कि जिसके पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं वो सेम टेक्सचर के होते हैं। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। सबसे पहले जैसे हमने मुंह में बाइट डाल ली तो क्या है, हम उतनी बड़ी बाइट को अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बाय आवर टीथ। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पास पैसेज थ्रू। अब सिर्फ फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना इनफ नहीं है। अब अगर हमने किसी भी उस फूड पार्टिकल को मूव कराना है एलिमेंट्री कैनाल से, इसोफेगस से, फूड पाइप से, तो उसको उसमें एक वेट उसके अंदर होता है, एक ना वेट मटेरियल सा होता है जो फूड के पैसेज को इजी कर देता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जैसे हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसको हम पसंद करते हैं तो हमारे मुंह से पानी आता है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड स्लाइवा सिक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, स्लाइवा को सिक्रेट करते हैं। एक्चुअली वो स्लाइवा ही होता है जो मुंह में आता है जब हम कुछ टेम्पटिंग देखते हैं। Another aspect of the food we ingest is it is complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules। कहते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि इतने कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने की, इसको इफ़ इट इज़ टू बी absorbed फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी टेकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अगर इसको अब्जॉर्ब करना है एलिमेंट्री कैनाल से तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ही अंदर लेकर जाएगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये काम कौन करता है, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कौन कर देता है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो एंजाइम होता है। एंजाइम का काम क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का काम होता है टू इन्हांस केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उनको एनहांस करना, उनको तेज करना, उनको फास्ट अप करना।
The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch which is a complex molecule to give simple sugar. अभी यहाँ जो एक्टिविटी में हमने पढ़ा था वहीं आ गया, इसको अंडरलाइन कर लेना आपने इस पार्ट को। ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही इस ऊपर जो एक्टिविटी की है हमने 6.3 वो यही उसका आंसर है कि सलाइवा क्या करता है, कंटेन करता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एंजाइम। उसका ओरिजिनल नाम क्या होता है, टाइलिन, TYLIN, ठीक है। जो सलाइवरी अमाइलेज है उसमें सलाइवा में एक सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज को हम बोलते हैं टाइलिन, ठीक है। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। ये टाइलिन क्या करता है, एक स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और सिंपल फॉर्म में ले आता है, तभी तो वो उस स्टार्च ने आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं किया और उसका कलर चेंज नहीं हुआ इन द एक्टिविटी 6.3। द फूड इज़ मिक्सड thoroughly with saliva and is moved around the mouth while chewing by the muscular tongue। अब फूड क्या है, सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाता है और हो जाता है मुंह से मूव होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बिल्कुल सूखी होगी उसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा ड्राई को, तो वो वेटेड होती है और च्यूड किया था बाय द मस्कुलर टंग। जब च्यू होती है मस्कुलर टंग से एक वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को एक्सक्रीट करते हैं जिससे वो वेट हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए हैं। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube to so that it can be processed properly in each part। कहता है कि ये ज़रूरी है कि फ़ूड को मूव किया जाए एक रेगुलर मैनर से, रेगुलेटेड मैनर से, लॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब, एक लंबी ट्यूब से, सो दैट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट, ताकि इसको ईजिली हर एक पार्ट में प्रोसेस किया जा सके। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स। कनाल की एलिमेंट्री कनाल की बात हो रही है, उस जो एलिमेंट्री कनाल होती है उसमें मसल्स होते हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड मूवमेंट फॉरवर्ड। अब क्या होते हैं वो जो मसल्स हैं वो ऐसे और ऐसे वो रिदमिकली एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे खाना है तो क्या करेंगे, इधर से पुश करेगा, ये इधर से पुश करेगा, इधर से पुश करेगा, फिर इधर से पुश करेगा, तो खाना क्या है, तो ऐसे पूरी एलिमेंट्री ग्लैंड में ऐसा चलता रहेगा, तो खाना क्या है वो अंदर तक चला जाएगा, ठीक है। तो दीज पैरासिटिक मूवमेंट्स अकर अलोंग द गट। पैरासिटिक मूवमेंट मीन्स, पैरासिटिक का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पैरासिटिक मीन्स रिदमिकली मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट इनसाइड द एलिमेंट्री कनाल। पैरासिटिक मूवमेंट बोलते हैं इस रिदमिक मूवमेंट को, अलोंग द गट होती है ये। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन। तो यहाँ आपने एक पैरासिटिक वाले के डेफिनेशन को अच्छी तरह से लर्न करना है। पैरासिटिक मीन्स रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट को ही पैरासिटिक मूवमेंट बोला जाता है। अब हम मूव कर गया नेक्स्ट पर। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। अब मुंह से खाना कहाँ लेकर जाएंगे, स्टमक में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड इज एंटर्स। ठीक है, स्टमक का एक बड़ा सा ऑर्गन है जब एक्सपैंड होता है, जब खाना इसमें एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विच विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की, वो हेल्प करती हैं फूड के मिक्सर होने पे विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस उसको कहाँ से मिलते हैं, वो लीवर से मिलेंगे, बाइल जूस मिलेगा, पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस मिलेगा। ये अभी हम आगे रीड करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने यही सीखना है, जो स्टमक की मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं फूड को मिक्स करने में, ठीक है। यहाँ आपका ये पॉइंट है सीखने वाला। नो नेक्स्ट पैराग्राफ। द डाइजेशन इज इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ द बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। डाइजेशन, स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक की वॉल्स में। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाइजेशन टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, वॉल ऑफ द स्टमक। ये नहीं बोल देना स्टमक के अंदर, स्टमक की वॉल में। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। अब क्या करते हैं वो, क्या करते हैं, तो HCl। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज़ कर रही हैं, गैस्ट्रिक जूस, उस गैस जूस के अंदर होता है, एक तो होता है HCl। HCl का काम क्या है, जर्म्स को किल करना, टू किल जर्म्स, ठीक है। एक तो ये जर्म्स को किल करेगा, और क्या है, पेप्सिन। ये सारी गैस्ट्रिक जूस की बात हो रही है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, डाइजेस्ट, ये डाइजेशन का काम करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। तीसरा होता है म्यूकस, ये सारा आपके बुक में लिखा हुआ है, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। म्यूकस क्या करता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ, अब HCl क्या है, एक एसिड है, तो इस एसिड के हार्मफुल इफेक्ट्स से हमें म्यूकस प्रिवेंट करता है, ठीक है। द डाइजेशन, अभी हम यहाँ से रीड करते हैं। द डाइजेशन इज इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। एंड म्यूकस, और म्यूकस का काम है HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाना। The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitate the action of enzyme pepsin. पेप्सिन क्या काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, उसको इसमें कौन हेल्प करता है, HCl हेल्प करता है। विद अदर फंक्शन, व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अभी मैंने बोला कि म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रिवेंट करता है किससे, फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। HCl के हार्मफुल इफेक्ट से म्यूकस बचाता है, ये ताकि कोई भी वो HCl के कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना आए बॉडी पर। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। वी हैव ऑफन heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? The exit of food from the stomach is regulated by a स्फिंक्टर मस्कल विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एग्जिट ऑफ फूड है, फूड का एग्जिट कौन सी मसल करती है, रेगुलेट, स्फिंक्टर मसल। ये आपने पॉइंट ऐसे ही मसल का नाम लर्न कर लेना है, जिसको रिलीज कर दिया जाता है इन स्मॉल अमाउंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री क्लान विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। अब क्या है, क्या बोले, फ्रॉम द स्टमक द फूड इज एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, और लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्गेस्ट है ये सबसे एलिमेंट्री कैनाल में, पर बट क्योंकि ये कॉइल्स के फॉर्म में होती है इसलिए ये फिट हो जाती है स्टमक के अंदर। तो यहाँ आपने याद रखना है कि लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे इट। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग होती है हर एक एनिमल में। किस पर डिपेंड करती है कैनाल की लेंथ, यहाँ भी क्वेश्चन रेज होता है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ किस पर डिपेंड करती है, उसके कि किस तरह का खाना कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हर्बीवोरस है, जो ग्रास को खाते हैं, उनको लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। क्यों चाहिए, टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, क्योंकि प्लांट जो हर्बीवोरस होते हैं सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स में बहुत सारा सेलुलोज होता है, और उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। तो यहाँ हमने याद रखना है कि हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है दैन कार्निवोरस। मीट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, मीट को डाइजेस्ट करना ईजी होता है, उनमें कोई भी ऐसा सेलुलोज नहीं होता। हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए कार्निवोरस की शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक कंप्लीट साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। किन किन का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैंक्रियाज फॉर दिस पर्सन। इसके लिए कौन कौन उनकी हेल्प करता है, लीवर और पैंक्रियाज। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्केलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स क्या है, वो अल्केलाइन जो बेसिक पर ही काम करते हैं, इसलिए जो फूड आता है स्टमक से वो एसिडिक होता है, क्योंकि वहाँ पर HCl होता है, इसलिए वो खाना भी एसिडिक हो जाता है, और उसको अल्केलाइन बनाने
बनाया जाता है फॉर द, किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम उन पर काम कर सकें। बाइल जूस कहाँ से मिलेगा, लीवर से। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर कॉम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। अब बाइल जूस क्या करेगा, जो लीवर से आएगा। बाइल जूस कहाँ से आएगा, कौन से क्रिएट करेगा लीवर से क्रिएट करेगा बाइल जूस। कॉम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। बाइल जूस क्या करेगा, एक तो लीवर इनमें हेल्प करेगा और फैट्स पर भी एक्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम। फैट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में एक लंबे मोटे मोटे ऐसे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन पर काम करना मुश्किल हो जाता है। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक दैम। बाइल सॉल्ट क्या होता है, ब्रेक डाउन दैम इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। अब बाइल सॉल्ट क्या करेगा, उन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जिससे उनको डाइजेस्ट करना ईजी हो जाएगा। This is similar to the emulsifying action of soaps or dirts that we have learned about in chapter emulsifying we have learned in chapter 4. Emulsifying क्या होता है, emulsification होता है कि break down of fat globules into smaller parts। जो मोटे मोटे फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने को ही emulsification बोलते हैं। The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzyme like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified फैट्स। अब पैंक्रियास क्या सिक्रेट करेंगे, पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करेंगे। और जूस क्या कंटेन करता है, एंजाइम कंटेन करता है। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। किसके लिए, ट्रिप्सिन किसके लिए होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। और लाइपेज किसके लिए होता है, ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। जो अब बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे में डिवाइड करते हैं, उनको भी छोटे छोटे में कौन करेगा, लाइपेज करेगा। ठीक है। The walls of the small intestine contains glands which secrete intestinal juice. Walls के जो small intestine के जो walls होती हैं, उनमें glands होते हैं जो secrete करते हैं intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids. जो small intestine की walls में juice होता है, वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ये पॉइंट लर्न कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम में ये वाली लाइन। डाइजेस्टिव फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब हम यहाँ आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। द डाइजेस्टिव फूड क्या है, टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के वॉल डाइजेस्टिव फूड को ले लेती हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। विलाई क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और यहाँ क्वेश्चन है कि विलाई का फंक्शन क्या है, विलाई का फंक्शन है सरफेस एरिया को बढ़ाना, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, द एनसेट की हर एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। विलाई क्या करते हैं, विलाई के साथ पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड का काम क्या है, पूरी बॉडी में फ्लो करना, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और वो ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्ब फूड को पूरे बॉडी के हर एक सेल में ले जाएगा। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहाँ पे इससे एनर्जी ऑब्टेन कर ली जाएगी। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़, नए टिश्यूज़ को बिल्डअप किया जाएगा, ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर किया जाएगा। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। अब जो अनअब्जॉर्ब फूड होगा, जो खाना अब्जॉर्ब अनडाइजेस्ट होगा, उसको क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन अभी क्या करेगी, जो उस मटेरियल में से जो भी पानी होगा, जितना भी रह गया होगा, उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। बाकी को रिमूव कर दिया जाएगा बाय द एनस। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। कौन रेगुलेट करता है, एनल स्फिंक्टर। ये भी लर्न करने वाली बात है। नाउ नेक्स्ट, ये तो डेंटल केरीज तो रीड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। अभी हम आ गए हैं रेस्पिरेशन पे। कहाँ पे, रेस्पिरेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन, जैसे हमने फूड को खाया, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया,
उन फूड्स के ब्रेकडाउन से बना ग्लूकोज, वो ग्लूकोज रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। कुछ लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग होती है, सिर्फ ब्रीदिंग ही नहीं इंक्लूड होती इसमें। इसमें फूड को ब्रेकडाउन करना स्मॉलर पार्ट्स में, उनसे ग्लूकोज बनाना और उस ग्लूकोज का रिएक्शन करवाना होता है, वो बॉडी के अंदर ही होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अभी हम एक एक्टिविटी रीड कर रहे हैं। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 6.4 है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लो, बॉयल ब्लो एयर थ्रू द लाइम वाटर। अब इस लाइम वाटर से एयर ब्लो करो, ठीक है। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। पहले हम एक्टिविटी रीड कर लेते हैं। यूज अ syringe पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेक इन अनदर टेस्ट ट्यूब। नाउ हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीद। अब क्या बोल रहे हैं? कहते हैं दो टेस्ट ट्यूब लो, दो टेस्ट ट्यूब ले ली, दोनों के अंदर उन्होंने क्या लिया? हमने लाइम वाटर लिया। एक के अंदर किस में ब्लो किया? माउथ से ब्लो किया, एक में पिचकारी से हवा को अंदर दिया। अब क्या होगा? इसका रिएक्शन क्या होगा? जिसको हम ब्लो कर रहे हैं माउथ से, हमारे मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अब क्या है हमारे मुंह में? क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से हमने किया माउथ से ब्लो किया, माउथ से ब्लो करेंगे, यहाँ लाइम वाटर है और हमारे माउथ से एयर जाएगी, एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, उसको मिल्की बना देगी। और दूसरे में क्या है? दूसरे में भी लाइम वाटर है, उसमें पिचकारी से हमने हवा डाल ली, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बहुत कम क्वांटिटी में है। कार्बन डाइऑक्साइड लेस क्वांटिटी में है, इसमें भी है लेकिन कम क्वांटिटी में है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मोर क्वांटिटी में है माउथ वाले में, इसलिए यहाँ क्या है? लाइम वाटर जल्दी टर्न हो जाएगा मिल्की ज़्यादा देन पिचकारी, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम था। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इसकी रिएक्शन हम लिखेंगे CaOH2 जो होता है स्लेट लाइम प्लस CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, और हमें मिलेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ जिसमें हम मुंह से ब्लो करेंगे, माउथ से ब्लो करेंगे, वो जल्दी टर्न हो जाएगा मिल्की, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है। नो एक्टिविटी 6.5 टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट। कहते हैं कुछ फ्रूट जूस लो या शुगर सोल्यूशन लो, उसमें ईस्ट डालो। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद वन होल्ड कोक। हमने क्या किया? एक फ्रूट जूस लिया, मान लो ये बाउल है, सिर्फ फ्रूट जूस लिया, उसमें डाला कुछ ईस्ट डाल दिया, ईस्ट भी ऐड कर दिया। अब मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में डाला, जिसके ऊपर हमने, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर एक कॉर्क सा लगा दिया ऐसे। फिट द कॉर्क विद बेंट ग्लास ट्यूब। अब इसके अंदर ऐसे एक बेंट ग्लास ट्यूब लगानी है। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है, उसमें डिप कर देना है। व्हाट कलर और चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू ऑकर। तो क्या कितना टाइम लेगा ये इसको चेंज करने में, और क्या चेंज आएगा इसमें? क्या होगा? हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं C6H12O6 ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है। ईस्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन जब ईस्ट के साथ होगा तो ग्लूकोज बनाएगा, फर्मेंट कर देगा उसको, ठीक है। ये फर्मेंटेशन हो जाएगी ईस्ट के साथ, और क्या बनेगा? C2H6 बनेगा, प्लस CO2 बनेगी, प्लस ATP बनेगी, जो कि होती है एनर्जी, ठीक है। तो ये सब C6H12O6 प्लस ईस्ट बनेगा C2H6 प्लस CO2 प्लस ATP। दोबारा नोट कर दूं अगर आपको चाहिए। C6H12O6 C6H12O6 यहाँ लिखा ही नहीं जा रहा। C6H12O6 प्लस ईस्ट, तो क्या बनेगा? C2
H6O प्लस CO2 प्लस ATP, क्या ये बनेगा उसमें। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन ऑन ऑर्गेनिज्म इन द नेक्स्ट लास्ट सेक्शन। What this the food material taken in during the process of nutrition is used in the cells to provide energy for various life processes। हमने देखा कि इसमें एनर्जी बननी है और उस एनर्जी को कौन यूज़ करेंगे, सारे सेल यूज़ कर लेंगे अपनी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। Diverse organism do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely। कुछ ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज़ अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। तो क्या है, कुछ उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। जब ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे तो क्या होगी, एरोबिक रिएक्शन होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगी तो होगी अनएरोबिक। ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एरोबिक, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो अनएरोबिक। द प्रोसेस टेक्स प्लेस, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज 6, सॉरी हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे। Some use other pathways that do not involve oxygen. In all cases, the first step is the breakdown of glucose 6 carbon molecules into a 3 carbon molecules called pyruvate. This process takes place in the cytoplasm। यहाँ पे नया है पायरोवेट। पायरोवेट क्या होता है, जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है उसको बोलते हैं पायरोवेट। मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पायरोवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और पायरोवेट का क्या फॉर्मूला होता है, C3H4O3 ये पायरोवेट का फॉर्मूला है। इसका पायरोवेट का मतलब होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। फर्दर द पायरोवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पायरोवेट को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अभी आगे इसकी वो डायग्राम आएगी, वहाँ से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। फर्दर द पायरोवेट में भी कन्वर्टेड इथेनॉल, और किसमें, एक तो वो कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, दूसरा वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन, और ये इथेनॉल पायरोवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कहाँ पे कन्वर्ट होता है, ईस्ट में होता है जब वो फर्मेंट करता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक। क्योंकि ईस्ट कोई किसी भी ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करेगा इसलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन कहाँ पे यूज़ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। This process takes up 3 carbon pyruvate molecules to give 3 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है ये प्रोसेस क्या करेगी, ब्रेक्स अप द 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देगी और कहाँ किन में 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, बाकी दूसरा प्रोडक्ट क्या है, वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर दैन इन द एनारोबिक। इस जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स अनदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है मीन्स ना तो एब्सेंस है ना ही टोटली प्रेजेंट है, कुछ कमी है ऑक्सीजन की, तो एक नया पाथवे यूज़ किया जाता है। हेयर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। जब ऑक्सीजन कम है तो अब पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इस डायग्राम को समझाती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। इसमें एक पहले क्या है, ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है साइटोप्लाज्म में
साइटोप्लाज्म में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शंस होंगी, जो भी है परफॉर्म करेंगे, पायरोवेट बनाएंगे और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और प्लस एनर्जी रिलीज़ करेंगे। अब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कब होगा, ये किन में होगा, ईस्ट में होगा। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी बनेगी और 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होगा, ये मसलर सेल्स में होगा, इनमें लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगा और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है किन में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होगा। दिस इज अबाउट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। जो एनर्जी रिलीज होती है जो सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स जो सेल के अंदर होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ, उसको बोलते हैं सेल्स के इनसाइड होगा, इसलिए उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है सेलुलर रेस्पिरेशन का टाइम, उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, मॉलिक्यूलर एटीपी बनाने के लिए। एटीपी क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करेंसी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करेंसी। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मीन्स तीन कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसलिए इसको ट्राई बोला गया। विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटी, इसको किस लिए यूज़ किया जाएगा, टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज़ इन द सेल्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एनर्जी देने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। अब क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होता है, एटीपी को ब्रेक डाउन किया जाता है जो कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, जिसको यूज़ किया जाता है विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। एंडोथर्मिक को क्या होता है, जब एनर्जी को यूज़ किया जाता है, एनर्जी को प्रोवाइड किया जाता है किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नाउ एटीपी, अब हम रीड करते हैं एटीपी। एटीपी क्या होता है, एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। जैसे हमें कुछ बाय करना तो हमारे पास मनी होती है, सेलुलर सेल्स के पास क्या होता है, एटीपी होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करेंसी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस एनर्जी प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के टाइम के, उसको यूज़ किया जाता है एटीपी बनाने के लिए, किससे, एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। एडीपी क्या हुआ, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स डबल, तो एटीपी था एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी है डाइफॉस्फेट मीन्स 2 मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ लिखा है एडीपी प्लस पी क्या फॉस्फेट है, एनर्जी यूज़ करेगी, एंडोथर्मिक हो गया, फिर एडीपी माइनस पी हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा तो एटीपी बन जाएगा, 3 बन जाएंगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू डिराइव द रिएक्शंस। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule molecule is released। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ये आपने पॉइंट अंडरलाइन कर लेना है। 30.5 kg किलो जूल मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होती है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड। ठीक है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। जो एरोबिक है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए उनको चाहिए कि वो इंश्योर करें कि उनको ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिले। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा। हमें पता है प्लांट्स कैसे प्लांट्स में गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता है, थ्रू स्टोमेटा होता है। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। उनमें जो सेल स्पेसिस होते हैं वो श्योर करते हैं कि सभी सेल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज क्या होता है, डिफ्यूजन से होता है। दे कैन गो इनटू cells or away from them and out in the air।
यहाँ से वो सेल्स में जा सकते हैं, सेल से दूर जा सकते हैं और एयर में जा सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग। रात को जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, अकरिंग CO2 एलिमिनेशन इज़ अ मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तब भी उनको एनर्जी चाहिए होती है, तो CO2 क्या होती है, वो क्या CO2 गैस को रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग द डे। CO2 जनरेटेड रेस्पिरेशन इज़ यूज फॉर, और दिन में क्या होता है जो CO2 वो जनरेट करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे इज़ यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेते हैं। हैंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज़ अ मेजर इवेंट एट द टाइम एट द डे। दिन में क्या होता है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide. कई तरह से ऑर्गन्स हैं उनके लिए, किसके लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो प्लेन पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उनके ऑर्गन्स को ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनका ऐसा डिज़ाइन नहीं होता है कि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर सकें। उनको वो सिर्फ वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है सिर्फ उसी को ही अब्जॉर्ब कर पाते हैं। पहले हम पैराग्राफ नीचे रीड करते हैं, फिर एक्टिविटी रीड करेंगे। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो काफ़ी कम होती है दैन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मच फास्टर दैन दैट इट सीन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्योंकि एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन है इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उसको जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन पानी में ऑक्सीजन कम होती है इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में और तेज़ी से होता है। फिश इज़ टेक इन वाटर थ्रू द देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द फूड। फिशेज़ क्या करते हैं, पानी को अब्जॉर्ब ले लेती हैं अपने मुंह से और इसको गिल्स से पास करती हैं, जहाँ पे क्या है ऑक्सीजन को ले लिया जाता है बाय द ब्लड। नाउ नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। जो प्लांट टेरेस्ट्रियल जो धरती पर रहने वाले एनिमल्स हैं एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is here very fine delicate in order to protect the surface। कहते हैं ये इस पैराग्राफ में ये बताया, इन ऑर्डर प्रोटेक्ट द सरफेस इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी सो देयर हैव टू पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द एरिया वेयर ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड। क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स होते हैं, वो लंग्स बहुत डेलिकेट पार्ट है इसलिए इनको बॉडी के अंदर ही रखा जाता है। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। ह्यूमंस क्या करते हैं, नोस्ट्रिल्स से एयर को अंदर लेते हैं। द एयर पासिंग थ्रू नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। वो कैसे फिल्टर होते हैं, नोस्ट्रिल्स के अंदर हेयर होते हैं उनको फिल्टर कर देते हैं। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद म्यूकस विच हेल्प इन द प्रोसेस। म्यूकस भी इस प्रोसेस में हेल्प करता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, एयर थ्रोट में जाती है, फिर लंग्स में। Rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse. अभी हम ये एक्टिविटी 6.6 पढ़ते हैं। अभी हम एक्टिविटी 6.6 रीड करेंगे। Observe fish in an aquarium. They open and close their mouth and a fish silts or the operculum which covers the gill silts behind their eyes and also open and close। कहते हैं कि फ़िश में एक्वेरियम कभी आपने देखा है कि फ़िश को वो अब जब वो तो पानी के अंदर ही यार पानी की ऑक्सीजन को ही अब्जॉर्ब करेगी तो वो अपने मुंह को कितनी ज़्यादा बार खोलती है बंद करती है, खोलती है बंद करती है, खोलती बंद करती है। ऐसा क्यों करती है, ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वो कम अमाउंट में होती है, इसलिए उनको ऑक्सीजन को बार बार अब्जॉर्ब करना पड़ता है, लेना पड़ता है। एक ही बार में वो ज़्यादा ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए उनको बार बार अपने मुंह को खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। और ऑक्सीजन पानी को लेंगी, पानी मुंह से जाएगा, पास थ्रू होगा गिल्स से, जहाँ से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ब्लड में फ़्लो कर देंगे। अब क्या है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स
काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ, कितने बार करती है वो 90 to 100 टाइम्स करती है वो 90 to 100 टाइम्स अपने मुंह को खोलती है बंद करती है 1 मिनट में। कंपेयर दिस टू नंबर टाइम्स यू ब्रीद इन एंड आउट इन द, हम तो इतनी बार नहीं खोलते। अब नेक्स्ट, अब इस डायग्राम को समझेंगे। यहाँ पे क्या है, पहले सिर्फ ये डायग्राम समझते हैं। नज़ल पैसेज है, ठीक है, फिर क्या माउथ कैविटी है, फेरेनक्स है, लैरिंक्स है। यहाँ आपने लर्न करना है, अगर आपको ये डायग्राम में लेबल करना आता है तो नज़ल पैसेज तो आप करोगे माउथ कैविटी MPL, MPL मीन्स माउथ कैविटी, फेरेनक्स, लैरिंक्स। यहाँ पे ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप। फिर यहाँ रिंग्स और कार्टिलेज होते हैं, ये कार्टिलेज, ये रिंग्स इसलिए होते हैं कि कहीं भी ये कभी कोलैप्स ना कर जाए जब कभी एयर का प्रेशर ज़्यादा आए। फिर यहाँ लंग्स हैं, यहाँ रिब्स हैं, ये डायाफ्राम है, ब्रोंचेज हैं, ब्रोंकाइज हैं, ये देखो ये ब्रोंकाइज हैं। ब्रोंकाइज क्या होती है, ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज को हम ब्रोंकाइज बोलते हैं। जो यहाँ पे ब्रांचेज हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स, उनसे भी छोटी ब्रांचेज, एल्वोयरल सैक, ये बलून शेप की होती हैं। ये देखो इन्होंने दिखाया है कि ये ऐसी शेप की होती हैं, बलून शेप की होती हैं। और यहाँ यही रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स हैं ये, ठीक है, एल्वोलाई बोलते हैं, ये बलून शेप की हैं। Within the lungs, the passage divides into smaller tubes which finally terminate in the balloon structure, balloon-like structure। तो लंग्स के अंदर क्या था, पैसेज डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे ट्यूब्स में, जो टर्मिनेट करता है बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। विच आर कॉल्ड एल्वोलाई, सिंगुलर को एल्वोलस बोल लेंगे। तो एल्वोलाई प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, एल्वोलाई सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वोलाई में बहुत सारा ब्लड वेसल्स होती हैं। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm। अब यहाँ ये डायफ्राम की बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये लंग्स हैं, ठीक है, जब भी हम ब्रीद इन करेंगे तो ये क्या होंगे, ये फूल जाएंगे, ऐसे बड़े हो जाएंगे, तो ये इनके नीचे डायफ्राम क्या है, ये फ्लैट हो जाएगा। अब जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो ये क्या होंगे, ऐसे छोटे हो जाएंगे लंग्स, और डायफ्राम ऐसे इस शेप में आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में। जब फूल लेंगे तो फ्लैटन हो जाएगा डायफ्राम। जब हम फूल लेंगे कब, जब हम ब्रीद इन करेंगे, एयर को अंदर लेंगे। और श्रिंक कब होंगे, जब ब्रीद आउट करेंगे तो डायफ्राम इस शेप का आ जाएगा, जब फूलेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा ऐसे। We lift our lips and flatten our diaphragm, and chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air is sucked in the lungs and fills the alveoli को fill कर लेगा। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into alveoli। blood क्या करेगा, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा और रिलीज कर देगा alveoli में। एंड ऑक्सीजन इन द alveoli air is taken, और alveolars से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा टू बी किसके लिए, ताकि पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, लंग्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर को हमेशा स्टोर करके रखते हैं ताकि वहाँ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बनी रहे। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल जब लार्ज होता है, डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक कर ऑक्सीजन। तो डिफ्यूज़न क्या है, ये जैसे ह्यूमन बींग्स में डिफ्यूज़न नहीं होता है, हम ब्रीदिंग करते हैं तो यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रेशर नहीं इनफ होता है कि सभी बॉडी पार्ट्स में क्या है, ऑक्सीजन को लेकर जा सके। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी टू टिश्यूज़। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, लंग्स में लेकर आते हैं और उसको कैरी करते हैं टिश्यूज़ में, विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। कहाँ पे, जो डेफिशिएंट है, जिनमें ऑक्सीजन की कमी है, बिफोर रिलीजिंग इट। इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ह्यूमन्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन है, विच इज़ अ वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉप्सूल्स, रेड ब्लड कॉप्सूल्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज़्यादा सोल्यूबल होती है वाटर में।
एंड हिज हैंड्स मोस्टली ट्रांसपोर्टेड टू इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या डिजॉल्व फॉर्म में लेके जाया जाता है। क्यों लेके जाया जाता है? क्योंकि डिजॉल्व मोर सॉल्यूबल होती है पानी में। ये भी क्वेश्चन रेज हो सकता है, क्यों उसको डिजॉल्व फॉर्म में ही लेके जाते हैं? क्योंकि मोर सॉल्यूबल होती है देन ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट है, इफ़ द एल्वोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर एल्वोलर सरफेस को स्प्रेड आउट किया जाए, खोला जाए, इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। तो ये 80 मीटर स्क्वायर तक हो जाएगी, इतनी लंबी होती है, इतनी बड़ी होती है। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस ऑफ योर बॉडी इज़? नेक्स्ट है, हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज अवेलेबल। तो इतनी एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्यों हो जाता है? क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टू टेक प्लेस। इफ़ डिफ्यूज़न वर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर, अगर हमारी बॉडी में भी जैसे यूनिसेलुलर में क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है, और मल्टी सेलुलर में ब्रीदिंग होती है। तो अगर ये हम यहाँ बात कर रहे हैं, इफ़ डिफ्यूज़न वर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, अगर हमारे में भी यूनिसेलुलर की तरह डिफ्यूज़न हो, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू अवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स। 3 साल लग जाएंगे ऑक्सीजन को हमारे टोज से लंग्स तक ही ट्रांसफ़र होने में। आर यू ग्लैड दैट वी आर हीमोग्लोबिन? क्या हम खुशी हो कि हमारे में हीमोग्लोबिन है, जो कि ब्लड है, जिसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स हैं, वो सारे ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को एक ही सेकंड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर ब्लड ना होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता, डिफ्यूज़न होता, तो 3 साल लगते ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में। तो आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेक्शन कैसे लगा, और अगर कोई डाउट है मेरे से पूछिए, मैं आपका सारे डाउट क्लियर करूँगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और अब हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के इसी के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय टिल देन।